मुख्तलिफ जो है हम इसकी एप्लीकेशन जो है हमें नज़र आती हैं टेक्स्ट जनरेशन की। और इसी तरह वॉइस जनरेशन भी है, चैटबॉट्स में बहुत ज़्यादा जो है वो यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इम्प्लीमेंटिंग डीप ड्रीम, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर इमेजेस को जो है ट्रांसफॉर्म किया जाता है और कन्वर्ट, एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमेज है इन द रिवर्स डायरेक्शन। जब हमने पढ़ा था कन्वोल्यूशनल नेटवर्क, तो वो चलता था आपके पास। रिवर्स डायरेक्शन इसलिए कह रहा हूँ, आमतौर पे हमारा टारगेट वैल्यू होती है कि हमारा लॉस जो है वो कम हो ताकि हमारा मॉडल जो अच्छी परफॉर्मेंस हो। यहाँ हम लॉस को बढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं, इसको डिस्कशन करते हैं इसका। अच्छा, इसमें जो ज़्यादातर कोड है वो कोशिश करनी है आपने अपने पास जो है वो रन करना, जो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ज़्यादा टाइम लगता है उसके अंदर। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा चीज़ों को, आप उसको जो है वो करिएगा। अच्छा, ये इनके ज़्यादातर कोड जो है वो हमेशा इन एवरी सिनारियो जो है वो सेम रहेगा। थोड़ा बहुत कहीं अगर आपको कस्टमाइज करना पड़ जाए, अपनी इमेजेस की साइजेस और उसमें चेंज करना पड़ जाए, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ कोड जो है वो तक वैसा ही रहना है। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डीप ड्रीम करना चाहते हैं तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उस कोड को, अपनी इमेजेस के हिसाब से कस्टमाइज जो है वो कर सकते हैं। न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर, स्टाइल जो है वो किस तरह ट्रांसफर होता है, ये भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि एक इमेज, दो इमेजेस ले लें, एक इमेज को दूसरी इमेज के स्टाइल के अंदर कन्वर्ट कर दें। इसकी एग्जांपल जो है वो प्रिज्मा एप्लीकेशन आप पहले देख चुके हैं, इस्तेमाल भी की होगी लोगों ने। अपनी इमेज को जो है ना वो ट्रांसफर कर लेते हैं, या बहुत सारी जो है ना एप्लीकेशंस आपको मिलती हैं किसी भी स्नैपशॉट वगैरह में कि आप इमेज को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं मुख्तलिफ स्टाइल्स के अंदर, कार्टूनिस्टिक इमेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑटो इनकोडर्स क्या है? ऑटो लेबलिंग के ये हमारे पास जो है वो एक दरमियान की फील्ड होती है, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग के दरमियान में बीच में एक ऑटो इनकोडर्स जो है वो आता है। क्वार्टर 4 के अंदर जब हम योलो एल्गोरिथम पढ़ेंगे इमेज डिटेक्शन के हवाले से, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के हवाले से, तो मोस्टली वो ऑटो इनकोडर्स का काम ही है, योलो एल्गोरिथम। लास्ट जो हमारी चीज़ है यहाँ पर, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क के, ऐसा नेटवर्क जो इमेजेस को जनरेट करेगा। ठीक है, बहुत सारी प्रीवियस इमेजेस को देख कोई नई इमेज जो है वो जनरेट करेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ज़्यादातर जो है कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, कोड अपने लेजर टाइम में सिस्टम पे जो है वो आप एग्जीक्यूट करिएगा और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसकी हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। लास्ट क्लास में भी हमने कोड, ये वाला कोड जो है एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी, टेक्स्ट जनरेशन विद LSTM। कोई सवाल किसी के जहन में आ रहा हो तो फील फ्री टू आस्क, पूछ लें कभी भी, एक साथ ना पूछें, बस एक एक करके। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जनरेटिव कब क्या हुआ इसको भी छोड़ रहा हूँ मैं, आगे चल रहे हैं, एक नज़र डाल लीजिएगा। हाउ डू यू जनरेट सीक्वेंस डाटा, सीक्वेंस डाटा जनरेट कैसे होता है। ठीक है, ये अगली डायग्राम को देख के भी आप जो है इसको भी समझ सकते हैं कि एक टेक्स्ट दिया जाता है, वो लैंग्वेज मॉडल जो हम बनाएंगे उससे अगला टेक्स्ट टेक्स्ट जो है वो प्रिडिक्ट होगा। अगर वो कैरेक्टर लेवल का है तो जनरेट कैरेक्टर, और वो जो आउटपुट होगा वो दोबारा इन
इनपुट का पार्ट बन जाएगा ऐड होने के बाद वो, और लैंग्वेज मॉडल जो है वो नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो प्रेडिक्ट कर दिया सर आपकी जो है यहाँ शामिल हो गया। आवाज नहीं आ रही है आपकी? जी सर, थोड़े ना रुक रुक कर आ रही है। मेरी आवाज भी रुक रुक कर आ रही? तो हर दफा जो है वो टेक्स्ट या कैरेक्टर या वर्ड जो है वो जनरेट होता रहेगा और वो लूप का पार्ट बनता रहेगा और ये मामला जो है वो आगे चलता रहेगा। अच्छा, ये सिंपल सा हमें वैसे प्रोसेस लग रहा है। असल जो सबसे ज्यादा की पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है, दैट इज सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, सैम्पलिंग अप्रोच कर सकते हैं और दूसरी हमारे पास एक रैंडम अप्रोच है। ये हम जो आगे कोड भी लिखेंगे वहां पर जो है इम्प्लीमेंट हुआ है उसको देखेंगे। अब होता क्या है, कहते हैं भाई ये जो ग्रीडी सैम्पलिंग की अप्रोच मोस्ट लाइकली नेक्स्ट, अब मोस्ट लाइकली नेक्स्ट कैरेक्टर का मतलब क्या है कि जो कुछ पीछे कैरेक्टर जनरेट हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं वहां पर दो एक वर्ड के बाद एक वर्ड बार बार आ रहा है, तो ये कहता है कि भाई ये मोस्ट लाइकली कि इस दफा भी शायद यही वर्ड आएगा, वो उसको प्रिडिक्ट कर लेता है। ठीक है, लेकिन इसकी इस प्रेडिक्शन की वजह से जरूरी सर आपकी लिंक से वॉइस ब्रेक हो रही है। यार ये इंटरनेट का इतना इशू चल रहा है मेरे साथ, 15-20 दिन हो गए, पता नहीं क्या चक्कर है। आप नया नेट लगवा लें। मैं दो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन दोनों के साथ ही प्रॉब्लम चल रहा है। खैर एक अच्छा रख ले। हाँ, तो ग्रीडी सैम्पलिंग के साथ ये इशू है। अब ये but such an approach result in repetitive predictable string that don't like the coherent language। कोहेरेंसी जो है वो नहीं आती। कोहेरेंसी का मतलब ये है कि सेंटेंस जो है ना वो एक से नहीं लग रहे होते, जब पढ़ेंगे भी आउटपुट को तो आपको समझ में आएगा। A more interesting approach makes slightly more surprising choices, that is introduces randomness in the sampling process। जब सैम्पलिंग कर रहे हो आप उसके अंदर रैंडम जो है वो सैम्पलिंग की जाए बाय सैम्पलिंग फ्रॉम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नेक्स्ट कैरेक्टर। अच्छा, दिस इज कॉल्ड स्टोकेस्टिक सैम्पलिंग। स्टोकेस्टिक का मतलब ही रैंडम होता है। तो if E has the probability of 0.3 of being the next character according to the model, you will choose it 30% time जो उसकी probability है। But the greedy sampling can also be caused as sampling from probability 1 where a certain character has probability 1 and others have probability 0। अच्छा, ये अभी आपको बात समझ में नहीं भी आई है, परेशान नहीं होएगा, हम इसको यहाँ देखते हैं। अच्छा, in order to control the amount of stochastic in the sampling process, we will introduce a parameter called softmax temperature। इसको भी जो है वो कंट्रोल करना है।
ठीक है, कि जो कैरेक्टर जो प्रोबेबिलिटी के अंदर रैंडमनेस आ रही है उसका लेवल क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उसके लिए यहाँ पर जो है वर्ड यूज कर रहे हैं टेम्परेचर। ठीक है, तो एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टमैक्स टेम्परेचर, that characterizes the entropy of the probability distribution used in the sampling। ये जो probability distribution है उसकी एंट्रोपी को जो है वो कैरेक्टराइज करता है। किस तरह? इट कैरेक्टराइजेस हाउ सरप्राइजिंग और प्रेडिक्टेबल द चॉइस ऑफ द नेक्स्ट कैरेक्टर विल बी। जो नेक्स्ट कैरेक्टर आ रहा है वो कितना सरप्राइजिंग या प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, उसका लेवल ऑफ सरप्राइजिंग क्या होना चाहिए, या इसका लेवल जो है ना जो वैल्यू होगी जो आप यहाँ पर पास करेंगे इस पैरामीटर में, उसकी स्ट्रेंथ पास करेंगे। ये जो हमारे पास टेम्परेचर का पैरामीटर है, ये हमें वो लेवल डिफाइन करने के लिए जो है तो इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रीवेइंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू डिफरेंट टेम्परेचर, एक फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ है रीवेट डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आ रही होगी, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट कैरेक्टर की जो ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी आ रही होगी उसके साथ हमने एक पैरामीटर यहाँ दे दिया टेम्परेचर। सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही और स्क्रीन भी नजर नहीं आ रही। तो एक हमारे अब नजर आ रही है स्क्रीन? यस Yes, सर, sir, अब अब आ नजर आ गई। रही है। जी अब आ गई सर। तो ये हमारे पास जो पैरामीटर है टेम्परेचर का फॉर कंट्रोल ऑफ द एंट्रोपी ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका लेवल, उसकी स्ट्रेंथ जो है, जो जो प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर रैंडमनेस कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने के लिए पैरामीटर जो है वो पास किया जाता है। और फिर उसको इस पैरामीटर से जो है कुछ मैथमेटिक्स परफॉर्म की जाती है, दैट इज के ओरिजिनल जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आएगी उसका लेवल चेंज करने के लिए उसको हम टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे। फिर जो हमारे पास वैल्यू बचेगी उसका एक्सपोनेंशियल निकाल लेंगे और फाइनली वो वैल्यू जो है वो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यू है उससे डिवाइड होगी। ये क्या करता है? दैट इज रिटर्निंग अ रीवेटेड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन। द सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन may no longer number be 1. Sum of distribution may no longer be 1, so you divided by the sum to obtain the new distribution। तो यहाँ हमारे पास एक रीवेटेड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। रीवेटेड यानी उसका ये टेम्परेचर के पैरामीटर की मदद से जो उस डिस्ट्रीब्यूशन की आप नॉन टेक्निकली कह रहा हूँ, स्ट्रेंथ को क्या कर रहे हैं आप? कंट्रोल कर रहे हैं, कम या ज्यादा कर रहे हैं। इस कम या ज्यादा करने की वजह से जो हमारा, ठीक है, उसके अंदर कोहेरेंसी कम या ज्यादा होगी। अब ये कोहेरेंसी भी आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन जब बाज़ जगह ऐसा होता है कि जब हम किसी टेक्स्ट को लेकिन ये वर्ड्स आ रहे हैं, सेंटेंस का मायने कुछ नहीं बन रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रही बात कि क्या हो रहा है। तो ये अभी हम आउटपुट में जब इसको देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्या बात हो रही थी। अच्छा, ये आपको कुछ ग्राफ दिखा रहे हैं कि टेम्परेचर की वैल्यूज अगर हम कहाँ कहाँ रखें, इसको थोड़ा सा जहन में रखिएगा। हायर टेम्परेचर रिजल्ट इन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंट्रोपी। टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा
तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होगी। अब इसका मतलब क्या, इससे क्या फर्क पड़ेगा, दैट विल जनरेट मोर सरप्राइजिंग एंड अनस्ट्रक्चर्ड जनरेटेड डाटा। अब जो डाटा जनरेट होगा वो मोर सरप्राइजिंग होगा और अनस्ट्रक्चर्ड होगा, वेयर एज अगर इसकी वैल्यू कम करूंगा विल रिजल्ट इन लेस रैंडमनेस एंड मच मोर प्रिडिक्टिव जनरेटिव डाटा। हमें ये वाली चीज नहीं चाहिए, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि मोर प्रेडिक्टेबल जनरेटेड डाटा जो है ये हमारा टारगेट नहीं है, क्योंकि ये ले जाता है हमें किस तरफ कि प्रीवियसली अगर कोई चीज किसी कैरेक्टर के किसी वर्ड के बाद बार बार आ रही है तो वो अज्यूम करता है कि यहाँ पर भी जो है ना यही वर्ड इसके बाद जो है वो आना है। इससे हमारी कोहेरेंसी जो है वो खराब होती है। मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर टेम्परेचर की मुख्तलिफ वैल्यू सेट करने पर जो है इस तरह के आउटपुट जो है वो जनरेट हो रहे हैं, ये नजर आ रहा है हमें यहाँ पर। तो डिफरेंट रीवेइंग ऑफ वन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लो टेम्परेचर इज इक्वल टू मोर डिटरमिनिस्टिक रैंडम। तो ये इसकी समरी है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर जो है लो होगा, टेम्परेचर लो होने की सूरत में ज्यादा डिटरमिनिस्टिक जो है ना आपके पास सीक्वेंस आएगी, और टेम्परेचर की वैल्यू हाई रखने से रैंडमनेस जो है वो ज्यादा आएगी। अब इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को लेके जो है ये एग्जांपल यहाँ पर की गई है। आपने यहाँ से ये डाटा जो है उठाना है टेक्स्ट फाइल की सूरत में, उसको रीड करा के टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। अच्छा, ज्यादा पाइथन का कोड डिस्कस नहीं करूंगा, वो आप लोग उसको देख ही लीजिएगा। कुछ पैरामीटर्स जो है यहाँ ले ली। यू विल एक्सट्रैक्ट सीक्वेंस ऑफ 60 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम लेंथ डिफाइन कर लिए। यू विल सैंपल अ न्यू सीक्वेंस आफ्टर एवरी 3 स्टेप 3 वैल्यू लूप के अंदर हम लगा देंगे स्टेप की वैल्यू 3, तो हर 2 के बाद तीसरी वैल्यू जो है वो सिलेक्ट होगी। तो एवरी थर्ड कैरेक्टर जो है वो एज अ सैंपल जो है वो जाएगा। सेंटेंस जो भी हम एक्सट्रैक्टेड सीक्वेंस होगी वो यहाँ आएगी, और जो कैरेक्टर प्रेडिक्ट होने वाला है टारगेट कैरेक्टर वो यहाँ पर आते रहेंगे। ठीक है, टेक्स्ट में से रेंज लगा दिया, स्टेप्स को इस्तेमाल कर लिया, सेंटेंस वहां ले गए मैक्सिमम लेंथ तक के आगे हमने कैरेक्टर यहाँ पर अपेंड कराते गए। फिर ये हमारे पास एक कंटेनर मैट्रिक्स जो है जनरेट किया है, और ये आप पुराना काम आप कर चुके हैं, इन्यूमरेट करा के कंटेनर मैट्रिक्स के अंदर कैरेक्टर और उसकी मैट्रिक्स जो है वो वन हॉट इनपुट जो है वो करा दी जा रही है। आई होप कि इसमें इशू नहीं होगा आपको। कई दफा आप लोग ये पूरा प्रोसेस जो है वो रिपीट कर चुके हैं। नेटवर्क बिल्डिंग की तरफ अगर चलें तो सिंपल है, मॉडल है आपके पास, LSTM लेयर इस्तेमाल कर ली है। ठीक है, इनपुट शेप क्या है आपकी, लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, और कैरेक्टर्स 2 डायमेंशन में आएंगे। फिर यहाँ पर आपके पास आखिर में सॉफ्ट मैक्स लेयर जो है लगी। वेरी सिंपल, 2 लेयर्स का जो है मॉडल है। कंपाइलेशन इस तरह सिंपल है, लॉस की वैल्यू है, और आपके पास ऑप्टिमाइजर। अब मॉडल बन गया, हमारे पास डाटा मौजूद है, ट्रेनिंग शुरू करनी है तो क्या क्या स्टेप्स होंगे। यहाँ सिंपली लिखा हुआ है, ड्रा फ्रॉम द मॉडल अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नेक्स्ट कैरेक्टर गिवन द जनरेटेड टेक्स्ट अवेलेबल सो फॉर। ठीक है, जो हमारे पास जनरेटेड टेक्स्ट अवेलेबल है सो फार उसकी बिहेव पर हमें
क्या करना है, मॉडल से नेक्स्ट कैरेक्टर की जो है ना प्रॉपर्टी जो है वो लेनी है। रीवेट द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ सर्टेन टेम्परेचर, फिर आपको रीवेट के फंक्शन में भेज देंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगी और वहाँ टेम्परेचर की वैल्यू सेट करेंगे। सैंपल द नेक्स्ट रैंडम अकॉर्डिंग टू द रिवेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास इस रिवेटेड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो सैंपल्ड आउट हो जाएगा। एट द न्यू कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द अवेलेबल टेक्स्ट, और जो भी टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो नया प्रिडिक्टेड कैरेक्टर उसके साथ जो है वो जमा होता रहेगा और आज सेंटेंस जो है वो बड़ा होता रहेगा। तो रिवेट करने के लिए जो कोड है सारे वो यहाँ लिखा हुआ है, जब ऊपर देख कर आ रहे हैं। जो भी प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी आई, टेम्परेचर उसका सेट कर दिया, एरे वगैरह में कन्वर्ट किया, उसको लॉग लिया, एक्सपोनेंशियल निकाला, डिवाइड किया और आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटीज जो है वो मैक्सिमम वाली जो है वो रिटर्न करा दिया। प्रोबेबिलिटीज में जो सबसे उसका आर्क इंडेक्स नंबर जो सबसे मैक्सिमम। तो फाइनली द फॉलोइंग लूप रिपीटेडली ट्रेन जनरेट टेक्स्ट, ये वो लूप है टेक्स्ट जनरेशन लूप के जिसमें से आपके पास प्रिडिक्टिव वैल्यू आती रहेगी, कैरेक्टर या वर्ड, और साथ साथ जो है वो ऐड होता रहेगा। टेम्परेचर की वैल्यूज जो है मुख्तलिफ यहाँ सेट की हुई हैं। आपके पास बहुत सारे आंसर जो है ना रिजल्ट जनरेट होंगे, मुख्तलिफ टेम्परेचर लेवल शो कर रहे होंगे, सो दैट यू कैन कंपेयर द कोहेरेंसी इन द सेंटेंस एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, जो भी टेक्स्ट दिया गया 400 कैरेक्टर्स जो है वो सीड टेक्स्ट से आपने जो है वो जनरेट करना है। मॉडल डॉट प्रेडिक्ट चल रहा है, यहाँ पर सैंपल आता रहेगा और जनरेट होता रहेगा। जनरेट होने के बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, जनरेटेड टेक्स्ट के अंदर जो है वो ऐड होता जा रहा है और उसको राइट आउट भी कराते जा रहा है। अब आउटपुट हमारा ये है विद टेम्परेचर 0.2। अब इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ेंगे तो टेक्स्ट जनरेट तो हुआ है एंड यू विल फील के सेंटेंस के दरमियान जो है वो कोहेरेंसी का जरा फुकदान है। Like new faculty and the jubilation reached its climax when Kant and such a man in the same time, the spirit of the surely and such as a man is the sunlight। अब समझ नहीं आ रहा कि ये किस बारे में क्या बात हो रही है, but as the temperature moves up 0.5 पे ले जाते हैं, इसके अंदर जो है टेक्स्ट जनरेशन के अंदर डिफरेंस जो है वो आता है, कोहेरेंसी जो है वो इंक्रीज होती है। तो आप ऊपर वाले सेंटेंस को पढ़ें और नीचे वाले सेंटेंस को पढ़ें तो आपको जो है थोड़ा सा फर्क भी नजर आएगा और थोड़ी सी बेहतरी नजर आएगी। इस तरह मुख्तलिफ टेम्परेचर लेवल्स के ऊपर जो है वो ये आउटपुट सेम आउटपुट जो है वो जनरेट हुआ है। कुछ थोड़ी थोड़ी चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर हो रही होंगी, टेक्स्ट जनरेट हो रहा है। तो at epoch 60 the model has mostly converged and the next text start to looking significantly more coherent। तो 60th epoch के ऊपर जो है वो ज्यादा कोहेरेंट जो है वो हो गया है। अच्छा, ये कोड जब अपने पास चलाएंगे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मैंने कोशिश की थी, ठीक है, तो काफी टाइम लग रहा था। तो आप लोग भी अपने पास जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। रात को चला के पहले छोड़ दीजिएगा, सुबह उठ के जो है ना वो उसकी जी। सर आपने किस पे चलाया था, वीएस कोड पे या इस पे कोलैब पे? मैंने अपनी लोकल मशीन पे ही चलाया था यार। VS कोड पे ले जाइएगा, वहां पे उस पे कोलैब पे ले जाइएगा, मैंने लोकल पे ही चलाया था। ठीक है, अब हमारे पास एक और सैंपल जनरेट हो रहा है, इसके दरमियान भी आप कोहेरेंसी का जो है ना जरा कंपैरिजन जो है वो कर लीजिएगा। तो इस तरह ये टेक्स्ट जनरेशन होती है। कोड इसका तो अप्रोच रहेगी वो मोस्टली यही रहेगी, या जिस अप्रोच को इन्होंने फॉलो किया है मुझे तो बेहतर अप्रोच ये लगी। एक दो कोड्स जो है ना वो कैगल पे और भी देखे हैं तो ये ज़्यादा क्लियर और शायद थोड़ा सा लंबी अप्रोच है, कोड ज़्यादा लगे लेकिन ज़्यादा क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है और बिल्कुल नेव कोड लिखा हुआ है। तो वो आप सिंपल पाइथन वाला अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजीली जो है वो आप ग्रैब कर सकते हैं।
कोई एडिशनल एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया है। इनकोड वगैरह भी यहाँ जो है वो मैनुअली किया जा रहा है, इसी को फॉलो करिए। ठीक है, तो इसकी समरी करता हूँ दोबारा। इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, मुख्तलिफ लेवल्स, टेम्परेचर लेवल्स के ऊपर जो अगर आपके रिजल्ट्स जो हैं कोहेरेंट नहीं आ रहे हैं, सेंटेंस जो है वो इतना मज़ेदार जनरेट नहीं हो रहा है, यू कैन इंक्रीज द टेम्परेचर वैल्यू और आपकी जो है ना वो मामला बढ़ता रहेगा। सर ये जो टेम्परेचर वाला फंक्शन है ये मैथमेटिकली क्या काम कर रहा है? कौन सा वाला? ये जो टेम्परेचर है सर ये क्यों आउटकम्स को इफेक्ट कर रहा है, मतलब इसमें हम कर क्या रहे हैं बेसिकली जो हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल फिनोमेना यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं, चलें ताकि की बात समझ में आ जाए। तो ये कहते हैं सैम्पलिंग प्रोबेबिलिस्टिकली फ्रॉम द सॉफ्टमैक्स आउटपुट। ये तो हमें मालूम है कि सॉफ्टमैक्स, सिग्मॉइड, ऑल दीज रिजल्ट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम कैरेक्टर और सम क्लास. It allows every unlikely character to be sampled out some of the time, generating more interesting looking sentences and sometimes showing creativity by coming up new नया character generate करते हैं, realistically sounding words that doesn't occur in the training data. But there is one issue with this strategy. It doesn't offer a way to control the amount of randomness. ये असल issue है कि randomness जो words के दरमियान आ रही है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता इस सैम्पलिंग प्रोसेस में। अच्छा, रैंडमनेस कंट्रोल से मतलब क्या है, इसको लेमैन की तरह हम क्या समझें? देखें, इस तरह मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, कि अक्सर इस पूरे टॉपिक के अंदर जो है सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी, रैंडमनेस, ये वर्ड जो है वो एक साथ आ रहे हैं ना, ठीक है। ग्रीडी सैम्पलिंग जो है ना वो किसको देख रहा होता है, वो इसी को प्रिडिक्टेबल नेचर को देख रहा होता है। क्या वो प्रिडिक्ट करता है कि यार सैंपल के साथ हमेशा जो है ना प्रोबेबिलिटी का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो नेक्स्ट अगर आगे सैंपल का वर्ड दोबारा आएगा तो वो क्या कर देगा, मोस्ट लाइकली अकरेंट वर्ड जो है उसके लिए क्या है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी ही है, तो वो उसी को प्रिडिक्ट करके जो है ना वो आगे ले आएगा, जनरेट कर देगा। लेकिन इसकी वजह से हमारा ये सही अप्रोच नहीं है कहना चाहिए, इससे हमारा सेंटेंस सही जनरेट नहीं होता, बल्कि इससे निकल के फिर सैम्पलिंग जो है वो रैंडमनेस बेसिस पे की जाए। अच्छा, रैंडमनेस बेसिस पे की जाए तो अब रैंडमनेस अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज्यादा रैंडमनेस कम रहती है, उससे भी हमारी जो है ना सेंटेंस के कोहेरेंट होने पे असर होता है। और रैंडमनेस बढ़ाने की तरह भी हमने देखा कि टेम्परेचर की वैल्यू को अगर हम क्या करेंगे बढ़ा, अच्छे टेम्परेचर जो है ना वो कोई स्टैटिस्टिकल वर्ड नहीं है, बल्कि एक वैल्यू है। जैसे मैं कहता हूँ करते थे कि या चीजों को नॉर्मलाइज करते थे, स्केल डाउन करते थे, एक सर्टेन स्केल के अंदर लाते थे, तो हम किसी एक वैल्यू से जो है उसको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। यानी अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं जो मैंने एक फैक्टर अप्लाई करना है उसके ऊपर, बहुत सारा एक वैल्यूज मेरे पास जनरेट हुई, मैं 50 के करीब वैल्यू, उस पर मैं 0.3 का फैक्टर अप्लाई कर दूँ या 0.3 से उसको इंक्रीज कर दूँ या 0.3 से उसको डिक्रीज कर दूँ, ठीक है। इसी तरह ये एक वर्ड जो है वो टेम्परेचर का उन्होंने ले लिया है कि अब आपके पास जो भी रैंडमनेस जो की बुनियाद पर जो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन आई है, ठीक है, उसको आधी कर दो, 0.5 कर दिया ना हमने, तो उसकी रैंडमनेस को क्या कर दिया हमने भाई, आधी कर दिया सर। जैसे सर आधी कर दिया। जी जी, जैसे ड्रॉप आउट हम इस्तेमाल करते थे, तो ड्रॉप आउट के अंदर तो हम जो नोड्स की वैल्यूज उनको छोड़ दिया करते हैं, लेकिन समहाउ आप उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के सोच सकते हैं कि हम यहाँ कुछ कर रहे हैं कि जो आउटपुट हमारे पास जनरेट हो रहा है हम उसको कर रहे हैं। ये हम ज्यादातर अगर
हमने इस पे, मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा हमने L1 L2 नॉर्म पर डिस्कशन नहीं किया है। नॉर्म L1 नॉर्म्स, L2 नॉर्म्स, और थोड़ा बहुत हमारे चैप्टर 4 के अंदर उसका तस्करा गुजरा था क्या करते हैं। वो चीज़ यहाँ पर जो है वो मौजूद है कि हमने इसको क्या कर दिया है, ओरिजिनल से डिस्ट्रीब्यूट करके हमने टेम्परेचर से ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन को टेम्परेचर डिवाइड करके लॉग लेके उसको टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया, और फिर बाद में उसको रिवर्स एक्सपोनेंशियल कर दिया लॉग का, तो आपके पास दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, लेकिन ये रीवेटेड हो गई, उसका वेट जो है वो कम हो गया। अभी कम ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, बस रीवेटेड हो गई, नया वेट आ गया। नया वेट। तब उसके वेट, उसका वेट पे हमने उसको जो है ना चेंज कर दिया। ये सर, टेम्परेचर का जो है ना सेंटेंस जो है वो ठीक हो, ये जनरेशन वो ठीक हो। जी हाँ, और ये टेम्परेचर पैरामीटर नहीं है सर। टेम्परेचर की जगह कोई भी वेरिएबल रख सकते हाँ, हैं। क्योंकि ये फंक्शन तो हमारा अपना डिफाइन करता है ना, रीवेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, कैन यूज एनी अदर वर्ड, लेकिन स्टैटिस्टिकली उसको सॉफ्टमैक्स टेम्परेचर का ही नाम दिया गया है, तो इसलिए यहाँ टेम्परेचर का ही वर्ड यूज कर लिया। एक पैरामीटर जो है किताबों के अंदर थ्योरेटिकली इसको सॉफ्टमैक्स टेम्परेचर कहा गया है, तो हमने भी यहाँ पर एक टेम्परेचर की वैल्यू डाल ली है। दैट्स नॉट एन इशू, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो हम खुद डिफाइन जो है वो कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, किस तरह उसका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, यहाँ ये ओरिजिनल फंक्शन बना हुआ है इस कोड के हिसाब से। यानी सर हम बार बार चेक करके देखेंगे कि किस वाली वैल्यू हाँ, पे किस वाली वैल्यू पे हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है उसके आउटपुट जो है वो कोहेरेंट हो रहे हैं, सेंटेंस पढ़ने में समझ में आ रहा है। ठीक है, ये अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ कि जो मैं समझा हूँ इस बारे में, वो कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा लाउडली बोले, थोड़ा सा लाउडली बोले। मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ जो कि मुझे समझ में आई है, हाँ वो हाँ, कुछ ऐसी है कि टेम्परेचर डिफाइन करना ऐसे है जैसे हम एक ग्राउंड दे रहे हैं, कि एक बड़ा ग्राउंड दे देते हैं तो वन के हमारा जो मॉडल है वो उस बड़े ग्राउंड में प्ले कर सकता है और खेल सकता है, और जो कुछ जो है उसको प्रेडिक्ट करता है वो उससे निकाल सकता है। और अगर हम टेम्परेचर कम दे देते हैं तो उस ग्राउंड को छोटा कर देते हैं, हम उसकी हदूद ज़्यादा कम कर देते हैं कि वो ज़्यादा रेंडमाइज की तरफ नहीं जा सकता। अच्छा, मैच कितने बजे? आज मैच है, कब है? हमें ख्याल से 5 बजे। इनके ज़हन में भी मैच ही चल रहा ग्राउंड है। से मुझे मैच याद आ गया। अच्छा, तो अच्छा, सिर्फ अच्छा, सर एक कमेंट मैं ऐड करना चाहूंगा सर, वो जी, अशर जो है ना आप सर्व कर रहे हैं वो ठीक, हम एक ही बात कर रहे हैं। मतलब उसमें यह है कि एक्चुअली इस कंसेप्ट सॉफ्टमैक्स टेम्परेचर को समझने के लिए आपको एक्चुअली एंट्रोपी समझना होगा कंसेप्ट ना। जो स्टैट्स के बंदे हैं वो तो ऑलरेडी इसको समझते होंगे। एक्चुअली ये एंट्रोपी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि कोई जो आगे जो भी लेटर आना है उसका कितने एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कितना है, कि वो कितना आप उसे सरप्राइज, ये एक्चुअली सरप्राइज की वैल्यू है या एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या उसकी हो सकती है। तो वो ज्यादा कर दें तो फिर भी मॉडल को, यानी कि आपने जो आपका गेस है उसको अनबायस्ड बनाना है, लेस करेंगे फिर भी बायस्ड हो जाएगा और हायर करेंगे फिर भी बायस हो जाएगा। तो अराउंड एवरेज उसकी अकरेंस क्या हो सकती है, तो इसी अराउंड 5-6 मतलब इट विल बी जो ना गिविंग गुड जो है ना रिजल्ट ऑन दैट। तो एक्चुअली वी नीड टू अंडरस्टैंड एंट्रोपी टू अंडरस्टैंड दिस, मतलब और लेटर ऑन कोई भी अपना वो एंट्रोपी को समझ लेंगे। एक्चुअली इट्स इक्वलेंट टू जो है ना वेरिएबल का नाम जो भी रख लें, इट्स इक्वलेंट टू जो है ना एंट्रोपी। तो एंट्रोपी समझ जाएंगे आप, ये समझ जाएंगे, दैट्स इट। एक्चुअल तो ये एंट्रोपी ही है। तो ये थैंक यू। थोड़ा सा यहाँ से भी देख सकते हैं आप कि इंफॉर्मेशन थ्योरी के अंदर जो है ना ये आता है, टॉपिक बेसिकली इसका होता है। अगर मैं यहाँ से पढ़ूँ, ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं कि एंट्रोपी क्या है, प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड टू रिप्रेजेंट एन इवेंट ड्रॉन फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल।
अच्छा, कोई आसान सी चीज अगर देखोगे, वो यही है आसान के एक चीज रैंडमली आ रही है, यू नेवर नो कि व्हाट इज कमिंग आउट, तो वो उस रैंडमनेस के अंदर आपने गेस करना है कि क्या लाइकली है कि ये वर्ड आएगा। ठीक है, तो जो वो आपने जो भी पॉसिबिलिटीज हैं वो इक्वली वेटेड होनी चाहिए। तो एक्चुअली वी आर गिविंग बाय 0.5 और 0.6 वी आर गिविंग एक्चुअली वेट टू दैट। ठीक है, तो वो वेट आप वो देख रहे हैं उसको, और ताकि आपका वो एक हर एक को बराबर मिले, ताकि ये नहीं कि किसी एक वर्ड को ज्यादा, जैसे वन वो ग्रेडी जो सैम्पलिंग मतलब थी, इसको अगर वो अगर आपने और वन कर सिंपल कर, देते फिर तो वही बार बार आता जाएगा, एक ही आता जाएगा। हाँ वही आता रहेगा। तो इसको आप मैं नॉन टेक्निकल जबान में इसको कहता हूँ कि समझ लें कि आप रैंडमनेस को कंट्रोल कर रहे हैं इस पैरामीटर की वैल्यू देके। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। समझ गया था, थैंक यू सो मच। तो इस कोड को यार आप लोग सब लोग जो है वो एग्जीक्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूं मैं, ये है डीप ड्रीम। अच्छा, कॉन्सेप्ट मैं दे देता हूँ थोड़ा सा, और आप सब लोग जो है वो इसको implement करेंगे। और डीप थोड़ा सा इसके बारे में, व्हाट इज डीप ड्रीम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ मुझे डीप ड्रीम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करे कोई, थोड़ा बहुत अगर किसी ने एक्सप्लोर किया है, सुना हुआ है, पढ़ा है, इसमें से पढ़ा है, कुछ बताएं जरा। नो सर, अभी तो हम टेंसर बोर्ड पे फंसे हुए थे, वो किए थे इसे अभी रीड हम कर ये, लेते हैं सर तो फिर। हाँ अभी कर लेते हैं। भाई सर कुछ इतना अच्छा मैं बताता हूँ, देखिए डीप ड्रीम जो है वो क्या है कि आर्टिस्टिक इमेज मॉडिफिकेशन टेक्निक है, आर्टिस्टिक लेवल पे। आर्टिस्टिक लेवल पे जो पेंटिंग्स होती हैं, ये होती हैं, होती हैं। तो इसका डीप ड्रीम, ड्रीम कहने का मकसद क्या है कि भाई वो ख्वाब में आपके पास अजीब अजीब शक्लें आ रही होती हैं, अजीब अजीब से चेहरे आ रहे होते हैं, 2-3 इमेजेस का मिक्सचर आ रहा होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की इमेजेस जो है वो जनरेट करता है, थोड़ा आर्टिस्टिक लगता है वो। ठीक है, यानी दैट यूजेस द रिप्रेजेंटेशंस लर्न बाय द कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। इमेज के प्रोसेस में जब CNN जो रिप्रेजेंटेशन लर्न कर रहा होता है, ये उसी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, उन्होंने बेसिकली किया क्या इसके अंदर, जितना मुझे इसकी थ्योरेटिकली समझ में आई, इन्होंने जो कन्वोल्यूशनल का प्रोसेस था उसको रिवर्ट किया है। ठीक है, जो कन्वोल्यूशन में जिस तरह हम लेयर के फिल्टर्स को विजुलाइज करते थे, विजुलाइजेशन वाले उसके अंदर इन्होंने उन रिप्रेजेंटेशंस को रिवर्स डायरेक्शन में ले जाकर सिर्फ विजुलाइज किया है। उससे आउटपुट बड़े जो है ना आर्टिस्टिक किस्म के आए, तो उन्होंने इसको जो है वो एक तरह का जो है कॉन्सेप्ट बना लिया डीप ड्रीम के नाम से, इमेजेस जो है वो जनरेट हो। तो इट वाज फर्स्ट रिलीज बाय गूगल ने इसको कैफे में यूज किया था, टेंसरफ्लो में नहीं यूज किया था। इट क्विकली बिकेम एन इंटरनेट सेंसेशन थैंक्स टू ट्रिपी पिक्चर्स इट कुड जनरेट full of algorithmic pareidolia, ART frogs, bird feeder, dog eyes, a byproduct of the fact that deep dream convolutional network was trained on ImageNet, where dog breeds and bird species are vastly overrepresented हो गई। डॉग्स ब्रीड और बर्ड स्पीशीज दोनों को मिलके जो है ना वो समथिंग डिफरेंट जो है वो क्रिएट हो गया। ना ये कुत्ता रहा, ना ये बर्ड रहा। ऐसा इसे हम इमेज जनरेशन भी कह सकते हैं कि जिससे आपने भी टेक्स्ट जनरेशन की बात की है, तो जी हाँ, ये इमेज जनरेशन है। अब इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे वो जनरेटिव ही है, नई चीज जनरेट होना। तो ये इमेज की जनरेशन है कि तो डीप ड्रीम एल्गोरिथम इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू कन्वोल्यूट फिल्टर विजुअलाइजेशन। ये मैंने कहा फिल्टर विजुअलाइजेशन ही है उसकी टेक्निक इंट्रोड्यूस इन चैप्टर 5, कंसिस्टिंग ऑफ रनिंग अ कन्वोल्यूट इन रिवर्स, कि कन्वोल्यूशनल नेटवर्क को रिवर्स में कर दें। डूइंग ग्रेडियंट एसेंट, हम वहां पर क्या करते थे, ग्रेडियंट डिसेंट करते थे, हम उसको टॉप से नीचे लाते थे।
अब हम असेंड करेंगे ग्रेडियंट को, रिवर्स प्रोसेस करेंगे। ज़ाहिर है इस रिवर्स प्रोसेस में लॉस की वैल्यू कम करने के बजाय हमें लॉस की वैल्यूज को इंक्रीज करना पड़ेगा ऑन द टॉप ऑफ द कन्वर्ट to in order to maximize the activation specific filter in upper layer of converter. Deep Dream uses this same idea with the few sample differences. ये कहता है with Deep Dream you try to maximize the activation of the entire layers rather than that of specific filter. अब Deep Dream के अंदर हम तमाम layers की जो activation है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। वहां हम कन्वर्शन में हम एक फिल्टर जो है वो ऐसा इस्तेमाल कर, फिल्टर की हम वैल्यूज ऐसी जनरेट करवाते थे या जनरेट होती थी जिससे हमारा लॉस जो है वो मिनिमाइज की तरफ जाता था। Thus mixing together visualization and large number of features at once, विजुअलाइजेशन को और बहुत सारे इमेज के फीचर्स को मिक्सअप कर देंगे, कुछ अजीब सा जनरेट कर देंगे। ओरिजिनल पिक्चर और उसके दरमियान की विजुअलाइजेशन जो है ना तो देखने का जनरेट हो रहा है। कहते हैं यू स्टार्ट नॉट फ्रॉम ब्लैंक, ब्लैंक से स्टार्ट नहीं करते, स्लाइटली नोजी, सीधा काम तो ये होता था ना, खराब को हम सही की तरफ ले जाते थे, बट rather from an existing image. Thus the resulting effects latch on pre-existing visual patterns, distorting elements of the image in a somewhat artistic fashions. So the input images are processed at different scales called octaves. ARTAD के scales के ऊपर जो है वो input image को जो है process करेंगे, which improves the quality of the visualization. Implementation क्या करना है हमने, सबसे पहले वही इंसेप्शन V3 का एक मॉडल इस्तेमाल करेंगे, पहले से मौजूद है, और केरस का बैकएंड जो है वो ले लिया हमने एज अ के। तो यू वांट बी ट्रेनिंग द मॉडल ट्रेन नहीं हो रहा होगा। यस, बैकएंड एज के जो है ये क्या काम करते हैं? अभी ये जो बैकएंड है ना, केरस का बैकएंड, हमने ये बहुत शुरू में पढ़ा था कि केरस का बैकएंड जो है वो थियानो भी है, कैफे भी है, पाइटॉर्च भी है और टेंसरफ्लो भी है। ठीक है, किसी में भी आप जो है ना केरस को रन कर सकते हैं, याद है ये बात। तो हमने उसका बैकएंड जहाँ जो है ना इस्तेमाल कर लिया कि हम टेंसरफ्लो बैकएंड यूज करते हैं। जब आप पहली दफा इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट टेंसरफ्लो, तो आपके पास लिखा हुआ आता है वहां पर कि भाई टेंसरफ्लो जो आपने इंपोर्ट किया इसका बैकएंड जो है वो ये है। ओके, यहाँ पर हम जो है मॉडल ट्रेन नहीं करेंगे क्योंकि हमने एक प्री ट्रेंड मॉडल जो है वो इस्तेमाल यूज कर लिया है, इंसेप्शन V3 या हम इमेज नेट और जो भी हमने पिछले नाम सुने थे ये दिए हुए यहाँ पर 16, 19 एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट कोई सा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हमने मॉडल को ट्रेन नहीं करना है तो हमने मॉडल को अब उसकी ट्रेनिंग को जो है मॉडल की ट्रेनिंग को हमने फ्रीज करना है। उसके लिए हमने क्या किया कि भाई उसके बैकएंड में जाके लर्निंग प्रोसेस जो है उसको 0 कर दिया है। तो अब ये यहाँ से जो है वो ट्रेनिंग फ्रीज हो गई। मॉडल को लोड किया, उसके वेट हमने उठाया इमेज नेट पे जो ट्रेंड हुआ है, इंक्लूड टॉप को भी फॉल्स कर दिया, उसका टॉप जो है वो भी हमने फॉल्स कर दिया। नेक्स्ट यू विल कंप्यूट द लॉस निकालना है हमें। द क्वांटिटी यू विल सीक टू मैक्सिमाइज, देखो हम हमेशा लॉस को मिनिमाइज करते थे क्योंकि अब हम ग्रेडियंट एसेंट पढ़ रहे हैं, एसेंट इंप्लीमेंट हो रहा है, डिसेंट नहीं हो रहा, हम रिवर्ट जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो हम लॉस को जो है वो मैक्सिमाइज की तरफ ले जाएंगे। तो द क्वांटिटी यू सीक टू मैक्सिमाइज ड्यूरिंग ग्रेडियंट एसेंट प्रोसेस। तो फॉर फिल्टर विजुलाइजेशन यू ट्राई टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक फिल्टर इन स्पेसिफिक लेयर। हम विजुलाइजेशन में किसी लेयर के ऊपर फिल्टर को मैक्सिमाइज करते थे। एक क्विक क्वेश्चन सर, डिसेंट में तो हमें पता है कि हमने 0 की तरफ आना है, तो असेंट में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? वुड इट बी 1 और समथिंग एल्स? लॉस 100% ही हो सकता है, 1 ही होगी। अच्छा 1, ठीक है। कि हमारे पास जो लॉस कैलकुलेटेड लॉस आ रहा होता था वो भी परसेंटेज में ही आ रहा होता था ना, 0.65 आ रहा है, 0.23 आ रहा है, तो हम उसको कहते थे भाई 23% है। राइट। तो here you will simultaneously maximize the activation of all filters in the number of layers। अब हर लेयर के अंदर जितने भी फिल्टर हैं सबको मैक्सिमाइज करना है।
Specifically, you will maximize the weighted sum of L2 norm of the activation of the set of high level levels. अच्छा, अभी इसको जाने दें. The exact set of layers you choose. अभी layers का सेट भी जो हम इसको चूज कर लेंगे, कौन कौन सी लेयर जो है ना वो हमने करनी है. अब मैं इसकी तरफ आ रहा हूँ. Lower layers did geometric pattern, light layers did the visuals in which you branch some classes ImageNet. Okay. Setting up the deep dream configuration. क्या करना है हमने, ये काम क्या किया हमने, देखें. एक डिक्शनरी बना रहे हैं. इस डिक्शनरी के अंदर मैंने ये कह दिया है ये मेरी इंसेप्शन v3 की लेयर्स के नाम है. ये मुझे कहाँ से मिलेंगे, जब मैं मॉडल डॉट समरी यहाँ पे लिखूंगा लोड करने के बाद. यहाँ लोड किया है ना, ये लोड किया है, मॉडल डॉट समरी करूंगा तो मुझे इसकी लेयर्स के नाम मिल जाते हैं वहाँ पे सारे, कि कौन सी लेयर का नाम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कितनी के बाद जो है ना वो कूलिंग हो रही है, मैक्स कूलिंग हो रही है, एवरेज कूलिंग हो रही है, सब वहाँ पता चल जाता है. तो ये वहां से जो है मुझे उनके नाम मिल जाएंगे. अब हम क्या करें, हमने ये चूज किए हैं लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, लेयर नंबर 4 लेयर नंबर 5. ये 4 लेयर्स हमने चूज किए उस मॉडल में से. और साथ साथ यहाँ पर एक वैल्यू डाल रहा हूं मैं कि मिक्स 2, मिक्स 3, मिक्स ये 4, 5 में वैल्यूज पास कर रहा हूँ. ये वैल्यूज क्या है, ये वैल्यू उनका पार्टिसिपेशन है. ठीक है, ये कौन सी लेयर कितना कंट्रीब्यूट करेगी. तो ये परसेंटेज में अगर इसको कर लें तो 0.2 और 3 और 1.5 जो है ना, इधर पढ़ते हैं क्या लिखा है इन्होंने. तो डिक्शनरी मैपिंग लेयर मींस टू अ कोएफिशिएंट क्वांटिफाइंग हाउ मच लेयर्स एक्टिवेशन कंट्रीब्यूट्स टू द लॉस यू विल सीक टू मैक्सिमाइज. के ये लॉस को मैक्सिमाइज करने में कौन सी लेयर का कितना कंट्रीब्यूशन जो है वो रखना है. नोट दैट द लेयर नेम्स आर हार्ड कोडेड. लेयर नाम वही वाले आता है कि जो लेयर के नाम है हार्ड कोडेड है. इन द बिल्ट इन एप्लीकेशन यू कैन लिस्ट ऑल लेयर नेम यूजिंग मॉडल समरी करेंगे तो लेयर के नाम आपको मिल जाएंगे. वहां से आप कोई सी भी लेयर 3, 4, 5 जो भी आपके समझ में आ रहा है, जो भी आप स्ट्रक्चर जो है ना वो करना चाह रहे हैं, यू कैन यूज वो लेयर्स आप ले सकते हैं. Now let's define a tensor that contains the loss, the weighted sum of L2 norm of the activation of the layer in listing 8.9. अब एक टेंसर हमने डिफाइन करना है. ठीक है, जो लॉस जिसके अंदर होगा वो लॉस क्या होगा, वो वेटेड सम ऑफ L2 नॉर्म होगा. ठीक है, डिफाइनिंग द लॉस टू मैक्सिमाइज. लेयर्स की डिक्शनरी बनानी है. क्या किया अभी, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन लगा दिया है. फॉर लेयर इन मॉडल डॉट लेयर, सारी लेयर्स आती रहेंगी लेयर के अंदर, लेयर का नाम. ठीक है, और लेयर ये फाइनली इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, लॉस का वेरिएबल बना दिया है. के हमारा बैकएंड था, के डॉट वेरिएबल 0. कहते हैं यू विल डिफाइन द लॉस बाय एडिंग लेयर कंट्रीब्यूशन टू दिस स्केलर वेरिएबल. इस स्केलर वेरिएबल में आप जो है वो अपना लेयर कंट्रीब्यूशन डिफाइन करके आप लॉस की वैल्यूज डालेंगे. आएगी यहाँ पर, कैसे आएगी, यहाँ से आएगी. फॉर लेयर नेम इन लेयर कंट्रीब्यूशन, लेयर कंट्रीब्यूशन में आपकी लेयर यहाँ पड़ी हुई है, ये आपकी लेयर के नाम पड़े हुए हैं, यहाँ से उठाएगा वो लेयर कंट्रीब्यूशन. तो लेयर कंट्रीब्यूशन के अंदर से जो उसने लेयर उठाई है, लेयर का नाम आ गया, ये कोएफिशिएंट बन गया एक्टिवेशन. लेयर की डिक्शनरी में लेयर का नाम, उसका आउटपुट ये एक्टिवेशन में चला गया. ये समझ में आ रहा होगा कोड. यस सर. ठीक है, उसके बाद जो है ये स्केलिंग हो रही है. लॉस के अंदर ये आपके पास ये सारे फंक्शन लगे हुए, एक्टिवेशन की वैल्यूज जा रही है, स्केलिंग की वैल्यू जो आ रही है उससे डिवाइड हो रही है. डॉट कास्ट क्या है इसमें स्केलिंग के आगे जो लिखा के प्रोडक्ट के डॉट कास्ट और के डॉट शेप. तो ये स्केलिंग के जो वेरिएबल में लिखे हैं ये डॉट, ये वाली बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं ना. यस सर कास्ट. हाँ, ये इसको इसमें टाइप कास्ट करेगा ना, इसकी जो उसकी वैल्यू आएगी
उसको पास करेगा, फिर उसको सबकी वैल्यूज का जो है ना वो प्रोडक्ट निकालेगा और स्केल करेगा। अच्छा जी, ग्रेडियंट एसेंट प्रोसेस में जाना है हमने। मॉडल का जो इनपुट है ड्रीम में आएगा, कंप्यूट द ग्रेडियंट ऑफ द ड्रीम विद रिगार्ड टू द लॉस, के डॉट ग्रेडियंट लॉस और ड्रीम में दोनों वैल्यूज जो है वो यहाँ पर आएंगी। उसका जीरो इंडेक्स उठाया, ग्रेड्स में डाला, अभी लॉसेस कैलकुलेट हो रहे हैं, ग्रेडियंट एसेंट कैलकुलेट हो रहा है। थोड़ा सा इसको जरा तवज्जो से फंक्शंस को देख लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्ट इन जो है ना कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करिए, अपना फंक्शन बना के लिखें। कर लेंगे ना इसको, जरा ड्राई रन कर लीजिएगा खुद से। सही सर, कोशिश करेंगे। चूल्हे पे हो रख के जाएगा, try हो करेंगे। जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, अब होगा क्या इसके अंदर, यहाँ पर आ जाए। द एक्चुअल डीप ड्रीम एल्गोरिथम क्या है? द फर्स्ट टू डिफाइन अ लिस्ट ऑफ स्केल्स आल्सो कॉल्ड द ऑक्टेव्स at which to process the images. Each successive scale is larger than the previous one by a factor of 1.4. It's 40% larger. हर स्केल दूसरे स्केल से जो है वो 40% जो है वो लार्जर होता जा रहा है। ये इमेज का साइज जो है वो क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। हर ऑक्टेव में इमेज का साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। You start by processing small image and then increasingly scale up. स्मॉल इमेज से शुरू करेंगे, साइज जो है वो हर दफा में 40% जो है वो 1.4 के स्केल फैक्टर पे जो है ना इंक्रीज होता चला जाएगा। फॉर ईच सक्सेसिव इज डिफाइंड, हर स्केल के ऊपर जो है ना ये मामला जो है वो आप चलते रहेंगे। स्टेप वैल्यू, नंबर ऑफ ऑक्टेव, हमने कहा कि 3 ऑक्टेव इस्तेमाल करने हैं। स्केलिंग उसकी 1.4 यानी 40% का, 20 आइटरेशन, मैक्सिमम लॉस 10 पर ले जाना है। बेस इमेज का पाथ, या आप अपनी इमेज देंगे, वो इमेज उठाएगा, इमेज प्रोसेस में डालेगा। आप अपनी भी इमेज दे सकते हैं, कोई भी इमेज दे के जो है ना वो आप कोड को जो है वो रन करिएगा और आपके पास जो है ना वो जनरेटेड आउटपुट जो है वो आ जाएगा, इमेज सेव हो जाएगी इन द एंड फाइनली। ये करना है सबने काम अपने पास। कोड थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि लाइब्रेरीज का इस्तेमाल नहीं है, नेटिव कोड लिख के ही जो है ना सारी प्रोसेस जो है वो किया हुआ है इसके अंदर। तो वैसे कोई लाइब्रेरी तो है ये लाइब्रेरीज के थ्रू हो सकता है? यही मैंने लाइब्रेरीज के थ्रू करने के लिए आप खुद ही थोड़ा काम कर सकते हैं। ये जो सारा कोड लिखा हुआ है ना इसका मॉड्यूल बना लें, ठीक है, समझ रहे हैं बात? यस सर। कोड को उठा के सिंपल मॉड्यूल्स बना दें, मॉड्यूल को कॉल आउट करें, उनको इनपुट दे दें, तस्वीरें इनपुट दे दें, खुद ही पीछे प्रोसेस हो जाएगा सारा ये खुद ही। तो चेंज इसके अंदर कहीं भी कुछ नहीं होना है, ठीक है। जहां जहां पैरामीटर्स एडजस्ट होने हैं वो यूजर से इनपुट ले लें, मॉड्यूल कॉल करते वक्त वो आप दे दें फंक्शन को, बन जाएगा। जैसे ये पैरामीटर यहाँ डिफाइन किए ना अभी ये वाले, यानी सर हमें खुद बनानी पड़ेगी, पहले लाइब्रेरी नहीं है ऐसी कोई जिसमें ये काम मेरा ख्याल है कि नहीं है। अच्छा, डीप ड्रीम जो है इसके अलावा मैंने कोड कोई और जो है ना चलाया भी नहीं है, तो मुझे इसका आइडिया भी नहीं है कि कोई लाइब्रेरी उन्होंने ऐसा फंक्शन बना दिया है नहीं बना दिया कि भाई वो जल्दी से काम हमारा हो जाए। इतना लंबी चीजें हमें जो है वो समझने की आदत रही नहीं है। लेकिन वो नेटिव लिखने की मेरे ख्याल से तो थोड़ा रीजन यही है कि आपको बेसिकली समझ में आ जाए कि बैकएंड पे जो है ना वो चल क्या रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो है वो उसकी फंक्शनैलिटी वो तो उतनी ही है कि वो इमेज देंगे आपको,
वो एक पर्टिकुलर साइज में आपकी इमेज को ट्रांसफॉर्म करके जो है ना उसने रिटर्न कर देना। यानी अगर ये आपका इनपुट है फर्स्ट वन, ये आपका आउटपुट है लास्ट। यानी एक ही रेशो से भरे होंगे 1.4। हाँ, ये इनपुट में जाएगी और ये आपका आउटपुट में जाएगी। सर जैसे ये डीप ड्रीम में हो रहा है, तो ओपन सीवी में तो हम मर्ज वगैरह करते हैं ना पिक्चर्स को, वो अलग पर्पस है वैसे? नहीं, ये यहाँ पर बेटा पिक्चर मर्ज नहीं हो रही, यहाँ पर पिक्चर मर्ज नहीं हो रही, समझो मेरी बात। ये उसी पिक्चर के अंदर देखिए, हमने शुरू में क्या सीखा हुआ था, हमने ये बात सीखी हुई थी कि भाई हम जो है ना वो क्या करते थे, एक अपनी पिक्चर को इनपुट देते थे, ठीक है, कन्वोल्यूशन के अंदर प्रेडिक्ट कराने के लिए। यहाँ हमने कैट की पिक्चर दे दी और यहाँ पर उसने हमें कैट का लेवल जो है वो प्रेडिक्ट करके दे दी। अच्छा, दरमियान में लेयर्स के अंदर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होती है, ठीक है, हर लेयर को हम विजुलाइज कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी मॉडल को रिवर्स डायरेक्शन में ले गए। जब रिवर्स डायरेक्शन में ले गए और कुछ लेयर्स के ऊपर जो हमारी चूजन लेयर्स हैं उनके जो फिल्टर्स हैं, ठीक है, उनको रिवर्स डायरेक्शन में ले लिया, उनके आउटपुट्स को कंबाइन कर दिया। अब वो ओरिजिनल इमेज पे कंबाइन होकर जो उनकी विजुअलाइजेशन थी, उसने अजीब सी इमेज जो हमें इधर बैकएंड नजर आ रही है ये जनरेट कर दी। यानी सब लेयर्स पे सर नहीं रिवर्स, सब नहीं, 4 ली ना हमने, 4 लिए ना वहां पर सिलेक्ट किए ना हमने, इसीलिए पिक्चर बाकी सारी वैसी की वैसी है, वैसी की वैसी ये सारी। बाकी दरमियान में जो है वो पिक्चर के अंदर जो है ना ये कुछ अजीब सा बन गया। तो ये एक ड्रीम इमेज ही हो सकती है, इसकी इमेज का कोई मकसद नहीं है। या आप बोलेगा जैसे ये नजर आ रहा है, हाँ ये उसी इमेज के फिल्टर्स हैं जिनको रिवर्स डायरेक्शन में जो है ना यूटिलाइज कर लिया गया। उसको रिवर्स करके अजीब गरीब शक्ल देके उसको इमेज के अंदर जो है ना वो फिट हो। सर वैसे ये हम जो है एनिमेटेड चीजों में यूज कर सकते हैं या नहीं? एनिमेटेड के अंदर जो है ना वो अगर एनिमेटेड आपको कैरेक्टर्स बनाने हैं, ऐसे कैरेक्टर जो पहले कभी भी नहीं आए, तो उसके लिए वो जेन नेटवर्क जो है ना वो इस्तेमाल कर लेते हैं। वो स्पेसिफिकली इसी काम के लिए। हम आजकल देखते हैं ना जितनी भी कार्टून मूवीज हैं, ये हैं वो हैं, पहले तो मैं सोचा करता यार ये कौन ज़हीन आदमी होगा जो इतना दिमाग लगा के इन कैरेक्टर्स को क्रिएट करता होगा, कि कैरेक्टर्स के दिमाग में कैसे आया होगा, ये इमेज कैसे आई होगी। तो वो अब मुझे समझ में आता है कि शायद वो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो कर रहे होंगे। अभी मैं देख रहा था, अभी शायद आप लोगों की नज़र से गुजरा, मैंने शेयर भी कराया है वो। तो उन्होंने वही डीप फेक वाला जो है ना एल्गोरिथम इस्तेमाल किया है, और अभी मैं दिखाता हूँ उसको। अभी मैंने शेयर कराया ये वाला, देखा ये ऐड किसी ने? नो सर। चले मैं आपसे इसको जरा वॉइस भी खोलता हूँ और इसको देखें। मतलब देखिए आइडिया है। Big businesses and brands that suffered during the pandemic found their way back, but the smaller stores still suffer. This lockdown has been a real tough phase of my life. I mean, I have seen bad days, but this was the worst. Last year we helped small businesses through Diwali. So this year we decided to bring it back. Presenting not just a Cadbury ad. This Diwali, we helped hundreds of small businesses by making India's biggest brand ambassador be their brand ambassador. इस दिवाली आप भी ना अपने पास वाले फैशन ऑफ एम्पोरियम से ही कपड़ों की शॉपिंग करना। और फिर एम्पायर फुटवेयर, नाम तो सुना होगा। अपना स्टाइलिश चश्मा बगल वाले हेवन आई ऑप्टिशियन से ही लेना। सिद्धि विनायक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदकर धमाकेदार सेल्फी पोस्ट करना। क्या कर रहे हो? मीठा लाए कि नहीं? लाए हो ना यार, अपने पास वाले रोशन किराना से। आप भी अपना मीठा वहीं से लेना। We used machine learning to recreate Shah Rukh Khan's face and voice to take the local store names in the ads. इस दिवाली आप भी ना अपने पास वाली चॉइस ऑफ फैशन से ही
कपड़ों की शॉपिंग करना। पास वाले आजकल फैशन से ही, रॉयल फैशन से ही, MK क्लॉथ से ही, पास वाली लक्ष्मी कलेक्शन से ही कपड़ों की शॉपिंग करना। इस दिवाली आप भी ना अपने पास। Different versions of the same ad with local store names were targeted as per the PIN code of the viewer, showing them only the nearby stores. But it is impossible to cover all the stores. So we gave the power to the people to create their own version of not just a Cadbury ad. Any small business owner could promote their stores through their own social media networks like WhatsApp forwards and other social media pages. मैं भी नहीं सोचा था कि शाहरुख खान मेरी दुकान का ऐड करे। तुम्हारे आसपास की जो दुकानें हैं, उनकी दिवाली भी तो मीठी होनी चाहिए। Cadbury celebrations, not just a Cadbury ad. हाँ भाई, मजा आया इसमें? Quite inspiring, sir. Quite inspiring, I would say. मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir, आपकी आवाज आ रही है। सब नमाज की ब्रेक ले ले। यार अभी 4 बजे थोड़ा सा टाइम ले ले। सर 10 मिनट, खत्म कर हमने तो लेंगे, 10 पढ़ ले। मिनट लेट हो गया हमारा तो। जल्दी खत्म कर लेंगे, फिर पढ़ लीजिएगा आराम से ना। तो ठीक है सर। अब वो क्या किया देखा आपने कि उन्होंने किस तरह जो है, एक तो वो काम किया, फिर ज़ाहिर है सबसे जो अच्छी चीज थी मास लेवल पे उसको ट्रांसलेट करने के लिए उन्होंने यूजर को जो है ना वो इनपुट दे दिया कि वो अपनी जो है ना चीजें इनपुट करे और ऑटोमेटिकली मॉडल जो है वो उस नाम को पढ़ लेगा उसी अंदाज में जिस अंदाज में शाहरुख खान जो है उसको बोलता है। तो दैट्स जबरदस्त, मजा आया। मतलब अच्छा, अब दो न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर क्या है? ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इमेजेस कि ये क्या करता है, अभी एक इमेज को लेता है और दूसरी इमेज के स्टाइल में उस इमेज को कन्वर्ट कर देता है। लाइक दिस, ये हमें नजर आ रहा है कि कंटेंट टारगेट इमेज है और ये इसका स्टाइल है फ्रेंड। ये वाली इमेज जो है वो इस स्टाइल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? वेरी सिंपल कि दो उसका स्टाइल उसके अंदर जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाए, जिसमें मैंने बताया था कि जी तो किया नहीं था ना। तो अब आपको मैं टास्क दे रहा हूँ कि ये सारे काम जो है ना कोड्स आपने करने हैं और अपनी इमेजेस जो है ना वो कन्वर्ट करनी है। टारगेट इमेज ले लेंगे, इमेज सारी चीजें करके वही चीजें जो भी सर मेरा काफी हो गया सर, बहुत ज्यादा हो गया, इतना हम कर नहीं सकेंगे। अच्छा एक मिनट रुक जाए बस, मैं देख लूं। सर समझना जरूरी है ना, तो इसलिए बस सब काफी है बहुत। चले एक काम कर लें फिर आप, लेकिन ये फिर ये वाला काम जो है ना वो सबने करके इंशाल्लाह सर, पोस्ट करना है डीप ड्रीम तक। और अगर वक्त मिल जाए पोस्ट कहाँ करना है, कहाँ पोस्ट करना है? ये अपने अपने सोशल नेटवर्क पे लगाएं कि हमने इमेज ट्रांसफॉर्म कर लिया, कुछ नजर आए, कोई लिंक्डइन पे पोस्ट करेंगे, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। बात ये कि ये वाली पिक्चर्स जो हुआ है कॉपी सर कॉपी पेस्ट करना है या इमेज अपनी डिफरेंट देनी है? ये वाली नहीं दे सकते यानी कि हम कोई सी भी दे दें, ये वाली दे दें, अपनी दे दें, कोई ये वाली दे दें सर। ठीक है सर। हाँ अपनी तो सर आगे शक्ल ऐसी और खराब हो जाएगी, इसलिए रहने देते हैं। अपनी से मुराद अपनी नहीं, अपनी पास से कोई नहीं हो सकता है खराब शक्ल को अच्छा करके दिखा दे वो, चांसेस कम है सर। चांसेस कम है। असल में चाह रहा था कि जल्दी से हम जो है ना ये वाला काम आप लोग निपटा लें, क्योंकि इसमें से कोड ही रन करना है। कर लेंगे सर, कर लेंगे, ज्यादा है नहीं, तो हम पर आगे हमारे पास क्लासेस जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स के ऊपर।
उधर ही चले जाइए सर, उसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी कर लेंगे, वो देख लेते हैं, उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं, उसको बार बार कर लेंगे। जनरेटिव जो एडवर्सियल नेटवर्क पे चले जाइए, वो मतलब ज्यादा वास्ट है, एक्चुअली तो वही है। हाँ, असल में इन द एंड जो है ना इम्प्लीमेंटेशन तो यही है जी, तो उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसको ही जो है ना जैन को ही कर लेते हैं। बाकी अच्छा, जनरेटिव नेटवर्क करने से पहले जो है ना हमें ऑटो इनकोडर्स को समझना पड़ेगा सर। वो कंसेप्ट ऑटो इनकोडिंग क्या चीज होती है। हाँ, ऑटो इनकोडिंग क्या चीज होती है, देखिए मैंने शुरू में कहा था कि हमारे पास एक सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है और एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, ठीक है। इनकी भी एक लर्निंग होती है जैसे सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग में कि लेबल्स तो होते हैं बट दीज लेबल्स आर नॉट ह्यूमनली एनोटेटेड, वो उनको इंसानों ने लेबल्स नहीं लगाए होते हैं, बल्कि वहां पर वो इमेजेस के लेबल्स जो हैं वो भी मशीन ही जनरेट करती है, ठीक है। और वो जो टेक्निक है उसको ऑटो इनकोडिंग कहते हैं, ठीक है। कि जो सेल्फ लेबलिंग जो है ना मशीन करे डाटा के ऊपर, ऑटो इनकोडिंग जो है वो कहलाती है। तो अब ये क्या है कि जनरेटिंग इमेजेस अभी ऑटो इनकोडर्स के थ्रू कर रहे हैं, फिर के थ्रू करेंगे, ठीक है। लेकिन न्यू इमेजेस और एडिट एग्जिस्टिंग वंस is currently the most popular and successful application of creative AI। अब इसमें क्या है, फिरौन की मम्मी से जो आवाज नहीं आपकी सही आ रही, उसकी एक्चुअल तस्वीर निकाल दी। अच्छा, अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी आवाज क्लियर है? यस सर। जी सर, आवाज जनरेटिंग इमेजेस में क्या है, अच्छा क्या इसमें इमेज रीफॉर्मेशन में बड़ा काम हो रहा है। जो ओल्ड इमेजेस हैं जो फेड हो गई हैं, फट गई हैं, आधा चेहरा है, अब नहीं पता कि पूरा चेहरा कैसा था, तो ये इस टेक्निक की मदद से जो है ना इसको कंप्लीट कर लिया जा रहा है, प्रिडिक्ट कर लिया जा रहा है कि वो इमेजेस पूरी कैसी रही होगी, पूरी कैसी होगी। इस तरह शायद हमने डिस्कस भी किया था कि रिसेंटली जो है वो किसी ने जो फिरौन की मम्मी है उसकी इमेजेस से ओरिजिनल फिरौन जो है वो ब्रेक हो रही है। अच्छा, भी आवाज का इश्यू हो रहा है, फिर एक काम करते हैं इसको यहीं तक रखें। ठीक है सर। सर एक बात बताएंगे कि क्लासेस हमारे पास कितनी क्लासेस हैं? मैथ की तैयारी भी करनी सर। रीवी क्लास भी नहीं ली, वो भी अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ था, उसकी भी रीवी क्लास ले लें सर 7th चैप्टर की। सर कितनी क्लासेस रह गई हैं हमारी और कब एग्जाम्स कब होंगे सर? पहले समझ चले फिर एग्जाम भी दे देंगे। आइडिया तो हो जाएगा ना, पढ़ लेंगे उस हिसाब से, आइडिया तो हो जाएगा कि कब कितनी क्लासेस रह गई हैं। आप कल दे दें, आप रोजाना पढ़ा करें। यार इनफ टाइम दे देते हैं। लास्ट टाइम भी अब्दुल्ला उन्होंने जो है बस लगे रहे, इतना भी कर सकते हैं। कितनी रह गई हैं वो तक आइडिया आउट हो गई शायद। लेकिन यार ये बात मानने वाली है, ये वाले जो 4 चैप्टर्स है ना, ये वैसे नहीं है जैसे पुराने थे हमारे। नहीं, पढ़ते रहे ना, पढ़ने से ही आएगा। करे पढ़ते रहे, डिस्कस करते रहे, जितना भी टाइम मिल जाए अच्छा है। अगर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो फिर जाहिर है कि वो फिर एक रश में स्टडी करते हैं जो हम वो करेंगे। वो तो कंफर्म बात है कि अगर हमने अभी से नहीं शुरू किया ना पढ़ना तो नहीं कर सकते पेपर क्लियर। यही बात है ना कि हमें आइडिया हो जाएगा ताकि हमें पता होगा हमें पढ़ना है, वरना जितनी एक महीने बाद है यार, 1 महीने बाद है। चलें आप पढ़ना शुरू कर दें। 2-3 क्लासें रहती हैं पढ़ानी है आपने सजाते ही। सर
मुझे नहीं लगता ये 2-3 क्लास है, बस 2 भी इनफ होंगी क्योंकि एंड चल रहा है। हाँ ये एंड है, बिल्कुल एंड है, आप सही कह रहे हैं वो। लेकिन वो फिर जैसे वो मैम कह रही थी तो ये रिव्यू क्लासेस कुछ कर लेंगे, क्योंकि मेरे में 6 से ऑनवर्ड किसी 6 से ही किसी ने प्रैक्टिस नहीं की होगी, मतलब मैंने तो नहीं की, बाकी को मुझे नहीं पता। अच्छा सर, जैसे हम आगे जी 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 बोले सर। मुझे जो है ना अभी भी LSTM में ना बड़ी कंफ्यूजन है, हम ये यूज क्यों करें सर? लॉन्ग लास्टिंग तो है, तो सर इसमें हम किस पर्पस के लिए कर रहे? टाइम सीरीज के लिए तो चले ये यूज कर रहे हम, तो ये और जैसे ये डीप ड्रीम है, इसमें इसका क्या पर्पस है LSTM का? क्या ये प्रीवियस को नहीं, प्रीवियस को भी ले रहा है और नेक्स्ट भी वैसे ये ले रहा है इमेजेस को? अच्छा, LSTM का जो सबसे बुनियादी मकसद है ना, वो होता है लॉन्ग सीरीज के लिए, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास सीक्वेंस बहुत बड़ी होती है, मैं पिछली क्लास में डिस्कस किया था, उससे पहले भी डिस्कस किया था कि सीक्वेंस बड़ी होने की सूरत में ग्रेडियंट वैनिशिंग प्रॉब्लम आ जाता है। ग्रेडियंट वैनिशिंग प्रॉब्लम की वजह से जो लर्निंग है वो अगली लेयर तक तो पहुंच जाती है, लेकिन पीछे क्या लर्न किया था वो भूल जाता है, ठीक है ना जी। भूल जाना तो हम अपनी आसान जबान में समझने के लिए कह रहे हैं कि भूल जाता है, लेकिन बेसिकली वहां पर ग्रेडियंट वैनिशिंग प्रॉब्लम हो चुका होता है। इस वजह से आउटपुट जो है ना नहीं आते अगर एक बहुत बड़ा सेंटेंस जो है ना प्रोसेस कर दिया जाए। तो इस यही वजह थी कि वो LSTM और गुरु का इस्तेमाल किया, ताकि जो प्रीवियस जो आउटपुट थे वो अगली लेयर के अंदर दोबारा से इंजेक्ट कर दिए जाएं, जिसके अंदर हमने इंसेप्शन वगैरह के जो इंसेप्शन ब्लॉक्स और मल्टी इनपुट मॉडल्स देखे थे पिछले चैप्टर के अंदर, उनका रीजन यही था कि जो परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो बाय री इंजेक्टिंग द प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस रिप्रेजेंटेशंस जो है उसको अगली लेयर्स में जो वहां तक नहीं पहुंच पाई है, बहुत ज्यादा फिल्टर हो गई हैं, लेयर बहुत ज्यादा लगा दी हैं, जिसकी वजह से डेटा बहुत ज्यादा जो रिप्रेजेंटेशन जो है फिल्टर हो गई है। वो इतनी फिल्टर हो गई है कि एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा कि इससे होगा क्या, आउटपुट क्या होगा। तो वो हम री इंजेक्ट कर सकते हैं। वो किसके थ्रू होता है? वो इन्हीं LSTM और गुरु नेटवर्क के थ्रू होता है। तो दैट वाज द रीजन कि हम LSTM जो है ना वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो फिर आप लोग जो है वो अगले कोड्स जहां तक काम है वो कोड तो जो है ना वो एग्जीक्यूट कर लीजिएगा। फिर हम ऑटो इनकोडर्स और जैन नेटवर्क्स जो है ना वो अगली क्लास में इंशाल्लाह खत्म करेंगे, इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। सर टेम्परेचर ब्रॉडकास्टिंग जो प्रॉब्लम है उसमें एक मसला आ रहा था मुझे। क्या सर? उसका मैंने मॉडल ट्रेनिंग पे लगाया, वो तकरीबन 1 घंटा में लगाए रखा है, वो एक इपॉक भी नहीं चली उसकी, पता नहीं उसमें एरर भी कोई नहीं है, उसके बावजूद ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो एक इपॉक भी खत्म नहीं हुआ सर? स्टेप साइज बहुत ज्यादा कम तो नहीं कर दिया था? स्टेप साइज उसका मैंने रखा ही नहीं था, वो मैंने जो है ना वो वेरिएबल ही ट्रीट कर दिया था, यानी कि पहले उसको 500 रखा है, उससे भी वो नहीं हो रहा था। फिर उसको मैंने वेरिएबल स्टेप साइज वाला भी खत्म कर दिया था, और वो वैलिडेशन स्टेप का भी वो भी वेरिएबल खत्म कर दिया था। चले अपनी नोटबुक जो है ना मुझसे शेयर करा दें पर्सनल में, मैं अपने पास भी चला के देखूँ कि इशू कहाँ, मशीन का इशू है या कोड का इशू है। ठीक है सर, मैं आपको सर कैसे सेंड करूँ? व्हाट्सएप कर दूँ? मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें नोटबुक। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, और पिछले चैप्टर भी रिवाइज करना शुरू कर दें क्योंकि एग्जाम जो है वो जल्दी हो जाएगा आप लोगों का। जो लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ा हुआ उन्होंने। सर कब तक एक्सपेक्टेड है एग्जाम? मेरा ख्याल है कि नवंबर की 10 तारीख के बाद होगा। ठीक सर। ये बहुत अर्ली है। अर्ली है ये? अगली बोला है सर। चलें आगे बढ़ा लेंगे, फिर कुछ कर लेंगे, जो हो सकेगा कर लेंगे आपकी कन्वीनियंस, लेकिन बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकेगा। पता अनाउंस करने से पहले से 2 वीक का गैप मिल जाए तो कम से कम बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तो बता दिया ना यार कि 2 वीक तो हैं, 10 2 वीक तो हैं अभी।
10 तक 2 वीक तो बंद है, 2 वीक से ज्यादा बंद है। जब तक अनाउंस नहीं होगा ना तब तक के वो एनर्जी आएगी नहीं ना वो। नहीं, बात ये है कि वो पढ़ना तो फिर भी एक दिन पहले ही है। ये तो है सर। समझे ना, वो एक दिन भी मैं गलत कह रहा हूँ ना। वो बंदा जैसे पीर के दिन टेस्ट है, इतवार को सुबह उठेगा, हफ्ते को प्लान किया कल सुबह से पढ़ना शुरू करूंगा, सुबह उठेगा। लेकिन सर ये ऐसा नहीं है, ये कंसेप्चुअल है, इसका असम 1 या 2 दिन वाला नहीं है। ये एक चीज में फंस गए हैं इस पे टाइम ज्यादा देना पड़ना है। वो लिनक्स डॉकर वगैरह वो इतनी टेक्निकल चीजें थी तो सही, लेकिन उनको हो सकता था 1-2 दिन में, ये नहीं हो सकता 1-2 दिन में। चले मैंने तो एक प्रेडिक्टेड जो है ना वो डेट आपको बता दी है कि 10 तारीख के बाद जो भी वीक का एंड हो रहा होगा शायद उसमें हो जाए, या तो अपने जहन में रख के पढ़ना शुरू कर दें। ठीक सर। ठीक है, फिर एंड कर रहा हूँ मैं। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।